बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में 23 जुलाई की तारीख और दोपहर तकरीबन 12 बजे तक की अपडेट्स। शरीफ ख़ानदान का जिक्र किया जाए तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब की निस्बत मरियम नवाज साहबा ज़्यादा मुश्किल में नज़र आ रही हैं। दावा यह किया जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की मुश्किलात का जिक्र जुलाई के आगाज़ से किया गया था, लेकिन इत्तलात ये हैं कि मरियम नवाज साहबा शहबाज शरीफ साहब से पहले मुश्किलात का शिकार होने जा रही हैं और उनकी छुट्टी शहबाज शरीफ साहब से पहले हो सकती है। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि एक ऐसा मंसूबा जिसे मरियम नवाज साहबा की जानिब से अपना सिग्नेचर मंसूबा करार दिया जाता है, एक ऐसा मंसूबा जिसका आगाज़ 1997 में मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत की जानिब से एक इब्तदाई फिजिबिलिटी रिपोर्ट से हुआ। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत 2021 में यह मंसूबा तनाज़ात का शिकार हुआ और आज एक बार फिर इस किस्म की खबरें हैं। जी हाँ, मैं जिक्र कर रहा हूँ रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे का, और इंकशाफ किया जा रहा है कि इस हवाले से जिस इदारे के ऊपर ट्रस्ट किया गया वो मिलिट्री इंटेलिजेंस है। पाकिस्तान के आला तरीन हुकाम अहम तरीन हल्के मिलिट्री इंटेलिजेंस के ज़रिए इस तमाम तर मंसूबे की और इस मुबैना स्कैंडल की इंक्वायरी करा रहे हैं। ख़ास तौर पर जो मामला है सर्विस एरिया के NOC के तनाज़ा का, 102 कनाल तकरीबन 14 मरले की ये ज़मीन, जहां पर जनाब जिस हवाले से जुलाई के पहले हफ्ते में इत्तलात आती हैं कि पंजाब रावलपिंडी की अहम तरीन इंतज़ामिया, जिसमें कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर समेत 5 अहम तरीन अफसरान थे, उनको ओहदे से हटा दिया गया। और अब ये दावा किया जा रहा है कि इस हवाले से कुछ ऐसे मुबैना फ्रंट मैन सामने आए हैं जिनका करीबी ताल्लुक शरीफ खानदान के साथ करार दिया जा रहा है और आगे चलकर इनके हवाले से इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। 6 डेडलाइंस इस मंसूबे के इफ्तिताह के हवाले से गुजर चुकी हैं। 14 अगस्त अब इसकी अगली इफ्तिताह की डेडलाइन थी, लेकिन इस हवाले से भी ये इत्तलात हैं कि वो सर्विस एरिया जिसके ऊपर पेट्रोल पंप्स बनना थे, जिसके ऊपर दीगर सर्विस सहूलियात थी, जिसके ऊपर KFC 5 से 6 KFC, ये रूट ज़रा आप चेक करें कि ज़ाहिरी बात है जो मीरपुर से आ रहा है, जेलम से आ रहा है, गुजर खान से आ रहा है, उसने ये रूट लेना है ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वहाँ से एयरपोर्ट जाना है और फिर इस सर्विस एरिया को उसने इस्तेमाल करना है रोड के दोनों जानिब आते जाते हुए, और वहाँ पर KFC और इसी तरह से जो पेट्रोल पंप्स और जो दीगर सर्विस सहूलियात हैं उनके हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर कुछ लोगों से सरमायाकारी कराई गई, मंजूर नज़र अफराद को फ़ायदा पहुँचाया गया। मैं पहले एक लेटेस्ट डेवलपमेंट आपके सामने रखता हूँ। ये जनाब कुछ दिन पहले की है। रिंग रोड अराजी NOC स्कैंडल केस, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी का NOC मनसूखी का फैसला जो है वो बहाल हो गया। रावलपिंडी हाई कोर्ट के जस्टिस सदाकत अली खान और जस्टिस सरदार अकबर पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच, लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने रिंग रोड अराजी NOC स्कैंडल केस की समाअत की और दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार ने अपनी बुनियादी पटिशन और तमाम एतराज़ात वापस ले लिए, जिसके बाद रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी का NOC मनसूखी का फैसला बहाल हो गया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो इस मामले को ख़त्म करना चाहते हैं, अपनी पटिशन वापस लेते हैं, जिस पर अदालत ने करार दिया कि पटिशन वापस लेना दरख्वास्त गुजार का हक़ है, लिहाजा इस्तदा मंजूर की जाती है। पटिशनर ने रिंग रोड के एतराफ़ 102 कनाल 14 मरला अराजी के असूल में अपनी की तकनीकी गलती भी तस्लीम करते हुए कहा कि सिंगल बेंच ने RDA का जवाब लिए बगैर उनके हक में फैसला दिया था। पटिशन के मुताबिक RDA ने शहरी मजर रहीम को 102 कनाल 14 मरला अराजी अलाट की थी, जहां पेट्रोल पंप, मस्जिद, सियाती बेंचेस और दोनों अतराफ सर्विस एरिया तामीर किया जाना था। ताहम RDA ने बैक डेट में अराजी अलाटमेंट की मंजूरी मनसूख कर दी, जिससे मजर रहीम ने अदालत में चैलेंज किया और सिंगल बेंच ने NOC बहाल कर दिया था। बाद अज़ां RDA और रिंग रोड प्रोजेक्ट ने इस फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर की और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अराजी केस की मनसूखी का फैसला दुरुस्त था। इस स्कैंडल में इससे पहले, जी हाँ, अहम तरीन डेवलपमेंट यह है कि इस स्कैंडल में पहले कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, DG RDA, रेवेन्यू DC समेत 5 अफसरान को मुअत्तल किया गया था, जबकि पटिशन वापस लेने के बाद कहा यह जा रहा था कि इनकी बहाली की राह हमवार होगी। अदालत ने पटिशन और तमाम इंट्रा कोर्ट अपीलें निपटा दी, लेकिन अब यह दावा किया जा रहा है कि जो तहकीकात की जा रही हैं अहम तरीन इदारे की जानिब से, मिलिट्री इंटेलिजेंस की जानिब से इंकशाफ किया जा रहा है, जिस इंक्वायरी रिपोर्ट का इंतज़ार है, उस इंक्वायरी रिपोर्ट के हवाले से ज़रा ये दावा करते हैं कि उसमें अहम तरीन सियासी शख्सियात जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नवाज और शरीफ ख़ानदान के साथ इंतहाई करीबी बताया जाता है,
ان کے فرنٹ مین کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے۔ میں تھوڑی سی مزید ڈیٹیلز آپ کے سامنے اس کا ایک بیک گراؤنڈ رکھوں کہ یہ ایک ایسا منصوبہ 1997 کے اندر پہلی مرتبہ اس کا جو ہے وہ نام سنا گیا، اور نواز لیگ کی حکومت نے اس کے ہوم ورک اس کا شروع کیا، اور پھر 2017 میں اس کی ایک فیزیبلٹی رپورٹ سامنے آئی جس کے مطابق سڑک کی لمبائی جو تھی وہ تقریباً 38 کلومیٹر کے آس پاس تھی، اور لاگت کا تخمینہ جو ہے وہ 40 ارب روپے کے آس پاس تھا۔ پھر تحریک انصاف کی حکومت کے دوران یہ منصوبہ ری ڈیزائن ہوا، اس میں تقریباً 30 کلومیٹر اس کی لمبائی بڑھ گئی، لمبائی تقریباً 66 کلومیٹر کے پاس پہنچ گئی، اور لاگت کا تخمینہ تقریباً 60 ارب روپے بتایا گیا۔ اور پھر یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ اس منصوبے پر جب عمل درآمد کی تیاری کی گئی تو جس علاقے سے اس رنگ روڈ نے گزرنا تھا وہاں پر ہاؤسنگ سوسائٹیز کی پہلے سے ہی برمار کر دی گئی، جس کے اندر بلو ورڈ سٹی، کیپٹل سمارٹ سٹی، اس کے ساتھ ساتھ پارک ویو سٹی، ٹاپ سٹی، روڈن انکلیو اس قسم کی سوسائٹیز تھیں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ جناب ان سوسائٹیز نے وہاں مخصوص جگہ کے اوپر دفاتر بھی کھول دیے اور زمین سے زیادہ فائلیں بھی بیچ دیں۔ اس حوالے سے جو ہے وہ بعد میں اس منصوبے میں مبینہ کرپشن کے حوالے سے اس وقت کے جو وزیر ہوا بازی تھے غلام سرور صاحب، ان کا بھی ذکر آیا، زلفی بخاری صاحب کا بھی ذکر آتا رہا۔ اس کے بعد پھر یہ عمران خان صاحب نے اس منصوبے میں جو مبینہ کرپشن تھی اس کے اوپر عمران خان نے نوٹس لیا، اور اس کے بعد ایک بڑی لیدے ہوئی، یہ معاملہ رک گیا۔ کہا جانے لگا کہ صرف مسلم لیگ نواز ہی ہے جو اس قسم کے منصوبوں کو جو ہے وہ ریکارڈ مدت کے اندر مکمل کرا لیا کرتی ہے۔ اس سے پہلے سڑکوں کے حوالے سے، موٹر ویز کے حوالے سے، اس قسم کے دیگر جو ترقیاتی منصوبے جنہیں بڑے میگا پروجیکٹ کہا جاتا ہے، اس حوالے سے مسلم لیگ نواز کے اوپر پہلے بھی اس قسم کے اعتراضات اٹھتے رہے کہ اس قسم کے کوئی بھی جو منصوبے ہیں جس طرح سے ریکارڈ مدت کے اندر مکمل کرائے جاتے ہیں، جس طرح سے ان تمام تر معاملات کے اندر جو آئینی اور قانونی رکاوٹیں جو آئین اور قانون کے مطابق جن کو دور کیے جانا ضروری ہوتا ہے وہ کس طرح سے دور کی جاتی ہیں، یہ شریف خاندان کا خاصہ ہے۔ اہم ترین حلقوں کو کس طرح سے ان تمام تر معاملات کے اندر انوالو کیا جاتا ہے، لیکن اب یہ منصوبہ جس سے ایک سگنیچر منصوبہ مسلم لیگ نواز کی حکومت کی جانب قرار دیا جا رہا تھا، مریم نواز صاحبہ کی جانب سے قرار دیا جا رہا تھا، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ ریکارڈ مدت کے اندر ہم نے یہ منصوبہ جو ہے وہ مکمل کر لیا ہے۔ پہلے جون کی ڈیڈ لائن آئی، پھر جولائی کی ڈیڈ لائن آئی، اب 14 اگست کو اس کے افتتاح کی ڈیڈ لائن ہے۔ 6 ڈیڈ لائن گزر چکی ہیں، لیکن ایک بار پھر اس حوالے سے کچھ نئے سوالات اٹھ گئے ہیں کہ کیا 14 اگست کو اب اس منصوبے کا افتتاح ہونے جا رہا ہے یا نہیں، کیونکہ رنگ روڈ مکمل ہے، سڑکیں وہاں پر مکمل ہو چکی ہیں، لینز مکمل ہیں، سروس ایریا کا تنازع ہے جس کے اندر پیٹرول پمپس ہیں، جس کے اندر KFC ہیں، دیگر جو ہے وہ ریسٹ ایریا ہے، مساجد ہیں، اور دیگر جو سروس کی سہولیات ہے وہ ہیں۔ اور اس حوالے سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ ایسے لوگوں کو انتہائی مخصوص انداز میں وہاں پر فائدہ پہنچانے کی کوشش کی گئی جن کا بالواسطہ طور پر تعلق سیاسی خانوادے کے ساتھ، انتہائی قریبی سیاسی جماعت کے ساتھ جو ہے وہ انتہائی قریبی قرار دیا جا رہا ہے۔ کیا یہ نقطہ آغاز ہو سکتا ہے پنجاب کے اندر مسلم لیگ نواز کی حکومت کو گھر بھجوائے جانے کا؟ اگر ایک ایک کر کے دیکھا جائے تو کئی ایسے سکینڈل اس وقت مسلم لیگ نواز کی حکومت کے حوالے سے سامنے آ چکے ہیں جن کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کچھ حلقوں نے باقاعدہ طور پر ان کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے، اور کچھ ایسے ادارے ہیں جو کہ پاکستان کے اہم ترین حلقوں کے کہنے کے اوپر یہ تمام تر فائلیں کھول چکے ہیں۔ کئی چیزوں کا کھرا ایک بار پھر شریف خاندان کی طرف جاتا دکھائی دے رہا ہے۔ ماضی میں ہمیں اس قسم کی کئی مثالیں ملتی رہیں، اس قسم کی کرپشن کے حوالے سے جب مختلف رپورٹ سامنے آتی رہیں تو ان کو پھر پولیٹیکل بلیک میلنگ کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔ پاکستانی عوام یہ سوال پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ یہ ہر کچھ عرصے بعد جو ہے وہ سیاسی خانوادوں کی، پاکستان کے 2 بڑے سیاسی خاندانوں کی مبینہ کرپشن کے حوالے سے جو تفصیلات سامنے آتی ہیں، کیا وہ صرف اور صرف ایک مخصوص قسم کی بلیک میلنگ کے لیے ہوتی ہیں کہ ان کو بلیک میل کر کے ان سے اپنے مخصوص مقاصد حاصل کر لیے جائیں، یا واقعی اپنی جگہ پر کچھ ایسے ثبوت موجود ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکتا ہے؟ اگر سندھ کی بات کر لی جائے، کراچی کی بات کر لی جائے، وہاں پر انمول عرف پنکی ڈرگ کوئن کا معاملہ سامنے آیا۔ لوگ اس معاملے کو جو ہے وہ مبینہ طور پر سیاسی
मनी लॉन्ड्रिंग के साथ जोड़ते हुए नजर आए। माजी के भी कई किरदारों का इस हवाले से जिक्र किया गया। आसिफ जरदारी साहब का भी नाम कई हल्के लेते हुए नजर आए। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ करीबी ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब मौसूफ ने भी ये फरमाया कि अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो कराची से हो रही है। इसी तरह से उसके बाद लाहौर के अंदर एक बड़ा स्कैंडल गैर मुल्की खवातीन के अगवा का सामने आता है, जो कि मामला क्रिप्टो करेंसी की तरफ जाता है। इसमें शरीफ खानदान के साथ साथ इसहाक डार साहब के खानदान का भी जिक्र आता है। बाकायदा तौर पर इसे डार गैंग करार दिया जाता है। इस पर बड़ी लैदा होती है, उन खवातीन की बाजियाबी होती है, उन्हें पाकिस्तान से बाहर भिजवा दिया जाता है। इब्तदाई सतह पर पहले मरियम नवाज साहब को क्रेडिट देने की कोशिश लाहौर पुलिस की जानिब से की जाती है कि उनकी जानिब से कहा गया कि जनाब बिला तफरीक कार्रवाई की जाए और कैफरे किरदार तक तमाम मुजरमान को पहुँचाया जाए। लेकिन जब तफ्तीश की गाड़ी आगे बढ़ती है, पता चलता है कि यह बाजियाबी कैसे हुई, तो उसमें मरियम नवाज साहबा का किरदार नज़र नहीं आता, बल्कि ये कहा जाता है कि जब इदारे तहकीकात करते हुए मालूमात की रोशनी में एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ इंकशाफ हुआ डिफेंस के अंदर के जहाँ पर तो डार ख़ानदान और शरीफ ख़ानदान के रिश्तेदार रिहाइश पजीर हैं, जहाँ पर ये दोनों ख़वातीन रहती हैं, सैर सपाटे के लिए मरी और दीगर एरियाज़ के अंदर भी जाती हैं। फिर कहा जाता है कि जनाब इन्हें अपने मुल्क में हमने को मामलात सेटल करने के लिए बुलवाया था। फिर इसमें इसहाक डार साहब के साहबजादे का नाम आ जाता है। फिर इसमें मरियम नवाज साहबा की बहन और नवाज शरीफ साहब की दूसरी साहबजादी अस्मा नवाज साहबा का नाम आ जाता है। और उसके बाद ये मामला आगे बढ़ता है। इस मामले के ऊपर 2 से 3 मरतबा जिस्मानी रिमांड के हवाले से खबर आती है। फिर ये मामला दब जाता है और अचानक पूरे पाकिस्तान का जो मीडिया है वो मौलाना फजल रहमान साहब के उस बयान के ऊपर एक डिबेट और बहस शुरू कर देता है, जो वो फौज के हवाले से देते हैं, जो वो शोहदा के हवाले से देते हैं। इसी दौरान एक पुराना क्लिप नौरीन नियाजी साहबा का निकाल कर भी वायरल कर दिया जाता है और मीडिया उसके ऊपर गुफ्तगू करना शुरू हो जाता है। और कराची की ड्रग क्वीन अनमोल पिंकी का मामला हो या गैर मुल्की खवातीन के अगवा का मामला हो, वो पीछे चले जाते हैं। इसी दौरान जो खबरें गुज़श्ता हफ्ते यानी जुलाई के आगाज़ से रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल के हवाले से खबरें आना शुरू होती हैं। रावलपिंडी की इंतज़ामिया तब्दील होती है, सवालात उठते हैं। कहा जाता है ये तो वही इंतज़ामिया है जो बड़े लंबे अरसे से है। इनको फार्म 47 की इंतज़ामिया भी कहा जाता है। इनमें से कुछ ऐसे किरदार भी सामने आते हैं जिनके मुतल्लिक ये दावा किया जाता है कि जब रावलपिंडी के अंदर नताइज तब्दील किए जा रहे थे 8 फरवरी 2024 को, तो उस वक्त भी कुछ इनमें से कुछ किरदार उस वक्त भी मौजूद थे। उस वक्त से इनकी अलाइनमेंट थी। अचानक इनको यहाँ से हटा दिया जाता है। सवालात उठते हैं कि क्या ये जो अहकामात हैं बराह रास्त तौर पर रावलपिंडी की जानिब से आए हैं या लाहौर की जानिब से आए हैं, और मरियम नवाज साहबा का इसके पीछे किरदार है या नहीं। उसके बाद फिर कुछ इस किस्म की खबरें यहाँ पर भी एक मुबैना करप्शन के हवाले से, सर्विस एरिया के हवाले से ख़ास तौर पर सामने आ जाती हैं। मामलात रुक जाते हैं। फिर अचानक पता चलता है कि अदालतों से रिलीफ मिल गया और उन तमाम लोगों को जिन्हें हटा दिया गया था उनकी बहाली के इक़दामात के हवाले से भी खबरें आना शुरू हो जाती हैं। और फिर अचानक एक नया ट्विस्ट गुज़श्ता रात सामने आता है कि इस तमाम तर मामले की जो तहकीकात हैं वो अब सिविल इंतज़ामिया की बजाय दावा ये किया जा रहा है कि जनाब मिलिट्री इंटेलिजेंस इन तमाम तर मामलात को देख रही है। पाकिस्तान के अहम तरीन हल्के, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब, उनके मुतल्लिक कुछ लोग ये दावा करते हैं कि वो ज़्यादा एतमाद और ज़्यादा इस वक्त ट्रस्ट जो है वो मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऊपर कर रहे हैं और वो उन तमाम तर मामलात की क्योंकि गैर जानिबदाराना तहकीकात चाहते हैं, इसलिए टास्क सौंप दिया गया है कि इस मामले की तहकीकात की जाए। क्योंकि इस किस्म की खबरें सामने आना शुरू होती हैं कि ये ताने बाने यहाँ पर नहीं रुक रहे। लाहौर इंतज़ामिया की तब्दीली से लेकर इस मंसूबे के सर्विस एरिया और उसके NOC तक तमाम तर जो मामलात हैं उनका खुरा एक बार फिर लाहौर की तरफ जाता हुआ नजर आता है। तो सवालात उठना शुरू हो जाते हैं कि मरियम नवाज साहबा जिन्होंने चंद दिन पहले मरी के अंदर शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात की, इसहाक डार साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, मियाँ नवाज शरीफ साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। बड़ी सियासी बैठक उसे मरी की करार दिया जा रहा था। सवालात उठ रहे थे कि लाहौर की बजाय ये बैठक मरी के अंदर क्यों हुई है। कुछ लोग ये दावा कर रहे थे कि लाहौर के अंदर इस किस्म की तलात थी कि ऐसी होने वाली किसी भी बैठक की जो अंदरूनी खबरें हैं वो निकल जाया करती हैं, पहुंच जाया करती हैं जहां शरीफ खानदान नहीं चाहता कि वहां पहुंचे। पहाड़ी इलाके का इंतखाब उन्होंने किया, ठंडे इलाके का, वहां पर मीटिंग होती है और इस वक्त जो मामलात शरीफ खानदान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान चल रहे हैं
ان کے اوپر گفتگو ہوتی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کچھ اہم ترین سیکیورٹی اداروں کے حوالے سے اپنی تعیناتیاں کرنا چاہتے ہیں اور خواہش ان کی یہ ہے کہ بڑی تعیناتیاں وہ کریں، دوسری جانب سے انہیں گرین سگنل نہیں مل رہا۔ شہباز شریف صاحب کو ڈانٹ پڑتی ہے نواز شریف صاحب سے کہ آپ معاملات بہتر بنانے کی کوشش کریں، تو پتہ چلتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے معاملات تو مریم نواز صاحبہ کی نسبت خاصے بہتر چل رہے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان کے مسلسل اور پے در پہ رابطوں کے باوجود انہیں ٹیلی فون کال کا جواب نہیں مل رہا۔ چند عرصہ پہلے جس قسم کا ایک کارڈیل ماحول بتایا جاتا تھا کہ وہ انجوائے کر رہی ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، شاید اب اس طرح سے نہیں ہے۔ تو یہ تھی جناب اس وقت کی تازہ ترین اپڈیٹس۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد